जय सियाराम प्यारे बच्चों। वेलकम टू सियाराम ई लर्निंग। मैं डॉक्टर तुषार आर्या आज से एक नई सीरीज लेकर आपके लिए उपलब्ध हूँ और यह सीरीज होगी आपके यूजीसी नेट एंड जेआरएफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा कराया जाने वाला एग्जाम नेट या जेआरएफ यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट और उसके साथ साथ जनरल रिसर्च फेलोशिप। सबसे पहले इस एग्ज़ाम के बारे में अगर हम चर्चा कर लें तो एग्ज़ाम के बारे में उम्मीद करते हैं जो भी बच्चे एमए का अपना कोर्स कर रहे हैं या एमए कंप्लीट कर चुके हैं, मास्टर ऑफ आर्ट किसी भी सब्जेक्ट से कंप्लीट कर चुके हैं, वो इसके बारे में ज़रूर जानते हैं। लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए थोड़ी सी बात करना आवश्यक है, इसलिए आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये नेट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, नेट का पूरा नाम होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। और ये एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराता है उस संस्था का नाम है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। और वर्तमान समय में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने यानी यूजीसी ने एग्ज़ाम यानी एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी नेट को कंडक्ट कराने का या लेने का एग्ज़ाम दे रखा है एनटीए को। एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो एनटीए ही यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हमारा नेट का या फिर नेट के साथ साथ आप कहें तो जेआरएफ का भी एग्ज़ाम कराती है। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भाई नेट और जेआरएफ के एग्ज़ाम क्या दो अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं। तो आपके लिए बता दूं कि नेट और जेआरएफ का एक ही एग्ज़ाम होता है। वही एग्ज़ाम से आप नेट भी हो सकते हैं, वही एग्ज़ाम से आप जेआरएफ भी हो सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन नेट और जेआरएफ में अंतर क्या होता है, बार बार इन दोनों नाम को साथ में लिया जाता है तो इनके बीच में डिफरेंस समझना आती आवश्यक है। तो अगर हम नेट की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, नेट का जो पूरा नाम है वो है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये आपको एलिजिबिलिटी टेस्ट देती है। किस चीज़ की एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है ये? आपको डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की एलिजिबिलिटी ये एग्ज़ाम देता है। अर्थात अगर आप किसी महाविद्यालय में टीचर के पद पर काम करना चाहते हैं तो वहाँ का जो सबसे छोटा पोस्ट होता है असिस्टेंट प्रोफेसर, तो सबसे पहले आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर ही चयनित होते हैं। तो अगर आप किसी महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चयनित होना चाहते हैं तो आपके पास ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। हालांकि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए दो योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। एक तो ये हो गया आपका नेट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। दूसरा आपका है जो आपका रिसर्च वर्क होता है जिसको आप लोग पीएचडी बोलते हैं, पीएचडी ना। तो या तो आप लोग के पास पीएचडी होना चाहिए या तो आप ये एंट्रेंस एग्जाम यानी कि नेट क्वालिफाई हो जाते हैं, तब भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के योग्य हो जाते हैं। अर्थात असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की योग्यता हो जाती है। याद रखिएगा दोनों आवश्यक नहीं है, या तो आप नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लें या आप रिसर्च कर लें किसी सब्जेक्ट पर या किसी टॉपिक पर, अर्थात आप अपनी पीएचडी पूर्ण कर लें। अब पीएचडी करने में मिनिमम जो आपको टाइम लगेगा वो कम से कम आप कह सकते हैं 2 ईयर 6 मंथ, 2 ईयर 6 मंथ ये मिनिमम है। हालांकि इसमें ज़्यादातर बच्चों का या 99% बच्चों का कंप्लीट नहीं होता है। जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है वो 5 से 6 ईयर है। तो 4-5 साल के बाद ही आप पीएचडी कर सकते हैं, आपकी जमा हो सकती है, क्योंकि पीएचडी करना बहुत ही लंबा प्रोसेस है। इसलिए ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि नेट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और एक एंट्रेंस टेस्ट से आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की योग्य हो जाते हैं। तो इस एग्ज़ाम में के बारे में भी हम एग्ज़ाम के प्रोसेस के बारे में या एग्ज़ाम किस तरीके का होता है या एग्ज़ाम में कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाती है इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। अभी ये हो गया नेट। अब नेट के बाद जो दूसरा आपका पार्ट है वो है जेआरएफ। जेआरएफ आपके लिए तभी महत्वपूर्ण होगा जब आप रिसर्च का कार्य करना चाहेंगे यानी पीएचडी का कार्य करना चाहेंगे। अगर हम यहाँ से इसको देखें, अलग से समझने का प्रयास करते हैं। अगर जेआरएफ आपके लिए तभी महत्वपूर्ण होगा जब आप क्या करना चाहेंगे, रिसर्च का कार्य करेंगे यानी कि पीएचडी करेंगे। पीएचडी के लिए क्या होता है आपको पहले से पता है। अगर आप उसी टेस्ट को जो आप नेट दे रहे हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा है, इसी में 2 मेरिट बनती है, एक नेट की बनती है, दूसरी आपकी जेआरएफ की बनती है। जेआरएफ इसको तो आप जान गए, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसका फुल फॉर्म होता है जनरल रिसर्च फेलोशिप।
फेलोशिप का सीधा सीधा मतलब है कि आपको पीएचडी करने के लिए, यानी यह एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेते हैं तो गवर्नमेंट के द्वारा पीएचडी यानी रिसर्च वर्क करने के लिए आपको कुछ फेलोशिप दी जाती है, अर्थात स्कॉलरशिप दी जाती है। आप ऐसा कह सकते हैं, फेलोशिप का मतलब नहीं समझ रहे होंगे, तो स्कॉलरशिप दी जाती है, अर्थात आपको मंथली कुछ न कुछ आर्थिक सहायता गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, अर्थात कुछ पैसे दिए जाते हैं जिसकी मदद से आप पीएचडी वर्क को आसानी से कर सकते हैं। नेट की जो मेरिट बनती है वो जेआरएफ से थोड़ी कम बनती है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके, जैसे एग्जांपल समझिए 150 क्वेश्चन होते हैं, 300 नंबर का पेपर होता है आपका। अगर आपने मान लीजिए 180 185 नंबर पा लिया अगर आप, ये तो हो गई नेट की मेरिट। इसी एग्ज़ाम में अगर आपने ज़्यादा नंबर स्कोर कर लिया, 200 प्लस नंबर स्कोर कर लिया, 210 215, तो फिर आप जेआरएफ हो जाएंगे और आप कि जब भी आप रिसर्च करेंगे, जब भी आप रिसर्च करना शुरू करेंगे तो आपको फेलोशिप मिलना शुरू हो जाएगा, और फेलोशिप अप्रॉक्सीमेटली ठीक ठाक मिलता है, अर्थात पीएचडी करने के दरमियान आपको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अप्रॉक्सीमेटली 45,000 के आसपास, 45,000 रुपीज़ पर मंथ, यानी हर महीने आपको 45,000 रुपये मिलता है पीएचडी करने के दरमियान। लेकिन जेआरएफ का कोई मतलब नहीं रह जाता जब आप पीएचडी नहीं करते हैं। अगर आप पीएचडी नहीं कर रहे हैं, रिसर्च नहीं करना है आपको, तब फिर जेआरएफ और नेट दोनों सेम योग्यता देती है, दोनों का सेम ही मतलब है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की योग्यता रखते हैं, यानी किसी भी महाविद्यालय में आप आसानी से असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर वैकेंसी आती है तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब आप पीएचडी करते हैं तभी यहाँ पर जेआरएफ की कह सकते हैं एक उपयोगिता आप साबित कर पाएंगे, यानी जेआरएफ आपके लिए उपयोगी हो सकता है अगर आप रिसर्च वर्क करना प्रारंभ करते हैं तो। अगर आप जेआरएफ अगर आप पीएचडी नहीं करते हैं तो नेट और जेआरएफ दोनों ही आपको सेम एलिजिबिलिटी देती है, और वह एलिजिबिलिटी यही है, आपको नेट का एक प्रमाण पत्र मिलता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के रूप में कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई हो गए हैं, और अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के योग्य हो गए हैं उसका आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है कि आप अब किसी भी महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर अप्लाई या आवेदन कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि आखिरकार नेट और जेआरएफ या पीएचडी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें करनी है। तो एक बार फिर से हम लोग प्रोसेस से समझ लेते हैं कि अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो क्या करना है। सबसे पहले तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, मास्टर ऑफ आर्ट यानी कि एमए के साथ साथ एमए कंप्लीट होने के बाद आप नेट या फिर जेआरएफ आप कह सकते हैं, दोनों का सेम ही मतलब है। या फिर इसके साथ साथ यहाँ से थोड़ा सा इसको डिलीट करते हैं, नेट और जेआरएफ या आर कर सकते हैं या अथवा कर सकते हैं। आपके पास क्या होनी चाहिए, रिसर्च की डिग्री या फिर पीएचडी ना। तो ये इतनी योग्यता होने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के योग्य हो जाते हैं, या आप असिस्टेंट प्रोफेसर आप आराम से बन सकते हैं। इसके बाद फिर अगर हम बात करें कि आगे क्या होता है, ये योग्यता होने के बाद फिर किसी भी महाविद्यालय या किसी भी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की क्या निकलती है, विज्ञप्तियाँ निकलती हैं, वहाँ से फिर से आवेदन लिया जाता है। तो जो बच्चे नेट है या जो बच्चे पीएचडी किए हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर के उस पद के लिए अप्लाई करते हैं, और अप्लाई करने के बाद वहाँ फिर से आपका एक एग्ज़ाम होगा, और एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू होगा। उसके बाद आपका चयन कह सकते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में किसी महाविद्यालय में हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया आपका असिस्टेंट प्रोफेसर बनने तक का सफ़र, जितनी चीज़ें आपको करनी है। तो इसी के एग्ज़ाम के तहत या इसी को मद्देनज़र रखते हुए, इसी को ध्यान में रखते हुए आज से हम लोग जो आपका नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है या फिर जेआरएफ आप कह सकते हैं, उस एग्ज़ाम की तैयारी करना प्रारंभ करेंगे। और उस एग्ज़ाम की तैयारी प्रारंभ करने से पहले हमें उस एग्ज़ाम के परीक्षा पैटर्न को या एग्ज़ाम पैटर्न को समझना आवश्यक है। तो अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें कि ये जो नेट है यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कौन सी संस्था कराती है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन या यूजीसी, और इसको इस समय कंडक्ट कौन सी संस्था करा रही है, एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम होता है, आप ध्यान रखेंगे
ये एग्ज़ाम जो इस समय हो रहा है वर्तमान समय में ऑनलाइन मोड में हो रहा है, और ऑनलाइन मोड के साथ-साथ ये एनटीए एजेंसी जो है इस एग्ज़ाम को वर्ष में 2 बार कंडक्ट करा रही है। एक बार जनवरी में और एक बार दिसंबर में। यानी प्रत्येक 6 महीने पर 2 बार एग्ज़ाम होता है। जनवरी नहीं, सॉरी, ये आपका हो गया जून में। एक बार जून में और एक बार दिसंबर में। जैसे इस बार का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 19 जून को आपका होने वाला है। उसके बाद दिसंबर के लिए फिर से आवेदन माँगे जाएँगे और उसके बाद दिसंबर में आपका फिर से एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो वर्ष में 2 बार इसके लिए एग्ज़ाम लिए जाते हैं एनटीए के द्वारा। आप दोनों में से किसी भी टाइम भर के आराम से तैयारी करके उसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब इसके परीक्षा पैटर्न को समझते हैं। तो जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसको अगर हम देखें तो इसके कह सकते हैं कि इसमें 2 पेपर होते हैं। सबसे पहले 2 सेक्शन में इसको डिवाइड किया गया इसके एग्ज़ाम को। एक जो जनरल पेपर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सामान्य पेपर, जनरल पेपर, या जिसको हम लोग फर्स्ट पेपर के नाम से भी जानते हैं। पहला पेपर यही आपका होगा फर्स्ट पेपर, और दूसरा आपका होगा रिलेटेड सब्जेक्ट का, रिलेटेड सब्जेक्ट, इट मीन्स पेपर सेकेंड। 2 पेपर हो गए आपके, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड। 2 पेपर आपको इस एग्ज़ाम में देना होता है। पेपर फर्स्ट जो होता है ये कॉमन पेपर होता है। किसी भी सब्जेक्ट का, आर्ट से संबंधित किसी भी सब्जेक्ट का अगर आपको नेट का एग्ज़ाम देना है तो पेपर फर्स्ट सबके लिए क्या होता है, कॉमन होता है। यानी सभी एग्ज़ाम में पेपर फर्स्ट आपको देना ही देना है। तो पेपर फर्स्ट के जो टॉपिक हैं इनको कुल 10 यूनिट में बांटा गया है, और उन 10 यूनिट के बारे में जब हम लोग पेपर फर्स्ट पढ़ने लगेंगे तब उसके बारे में चर्चा करेंगे कि पेपर फर्स्ट में कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाती हैं। अभी देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। सबसे पहले तो जो पेपर फर्स्ट में होता है उसमें टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं। कितने क्वेश्चंस होते हैं? 50 क्वेश्चंस, और ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, यानी कि सभी क्वेश्चंस आपको करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है वो 2 नंबर का होता है। इट मीन्स जो पेपर फर्स्ट है आपका ये टोटल कितने मार्क्स का होगा? 100 मार्क्स का या 100 मार्क्स का। यानी पहला पेपर जो आपका होगा, जो सामान्य पेपर है, जो सभी विषय के अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक है, वह 100 नंबर का आपका पेपर होगा, और टोटल नंबर आप क्वेश्चंस जो होंगे वो होंगे 50। अब जैसे मैंने बताया कि जो 50 क्वेश्चन आएंगे ये लगभग आपके 10 यूनिट से आएंगे। इसका सिलेबस आपको यूजीसी नेट की वेबसाइट पर मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो हम लोग यहाँ पर सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो 10 यूनिट में इसके सिलेबस को डिवाइड किया गया है। तो प्रत्येक यूनिट से 5-5 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली पूछे जाते हैं। तो टोटल आपके 50 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। सिलेबस हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद बात करते हैं सेकेंड पेपर की। पेपर सेकेंड जो होता है, जैसा कि पहले मैंने आपको बता दिया, ये रिलेटेड सब्जेक्ट है। अर्थात आपने एमए की डिग्री यानी मास्टर ऑफ आर्ट जिस सब्जेक्ट से किया है, मास्टर ऑफ आर्ट जिस सब्जेक्ट से किया है उस सब्जेक्ट से आप नेट का पेपर दे सकते हैं। जैसे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, जो सीरीज शुरू करने वाले हैं, वो किसके लिए शुरू करने वाले हैं? जियोग्राफी के लिए। तो फर्स्ट पेपर जो है आपका, वो तो कोई किसी भी सब्जेक्ट का अगर स्टूडेंट है तो वो फर्स्ट पेपर को यहाँ से पढ़ सकता है, जो हम लोग यहाँ पर पढ़ाना शुरू करेंगे। सेकेंड पेपर के रूप में जो मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा वो क्या है? जियोग्राफी यानी कि भूगोल। और इसके अलावा जो भी रिलेटेड सब्जेक्ट है, चाहे पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, तो जो रिलेटेड सब्जेक्ट्स है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका सेकंड पेपर होता है अलग अलग विषय के अभ्यर्थियों के लिए। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं 100, यानी कि 100 क्वेश्चंस होंगे आपके। और ये क्वेश्चंस आपके कहाँ से होंगे? जो सब्जेक्ट आपका है, यानी जिस सब्जेक्ट से आपने एमए किया है या जिस सब्जेक्ट का आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उसके लिए आपको यहाँ से 100 क्वेश्चन होंगे। और जो नंबर ऑफ क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन के लिए जो मार्क्स डिफाइन है वो कितना है? 2। तो टोटल जो आपके मार्क्स यहाँ से हो जाएंगे वो हो जाएंगे 200 मार्क्स। यानी कि जो पेपर सेकंड होगा आपका वो 200 नंबर का होगा, और एक टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे यानी क्वेश्चनों की संख्या होगी, प्रश्नों की जो संख्या होगी वो 100। एक क्वेश्चन कितने को जाएगा? 2 नंबर। 200 मार्क्स इधर और 100 मार्क्स इधर, यानी दोनों पेपर, यानी कि जो एग्जाम होगा आपका नेट का या नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट का, ये जो एग्जाम होगा टोटल कितने नंबर का होगा? 300 मार्क्स का। 100 नंबर फर्स्ट पेपर और 200 नंबर सेकेंड पेपर। 150 क्वेश्चन और 300 मार्क्स। ठीक। एग्जाम के समय में भी आप ये ध्यान देंगे कि जो आपके ये दोनों पेपर होंगे ये दोनों साथ में ही होंगे, अलग अलग नहीं होंगे।
एक साथ 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा और उसी 3 घंटे में आपको 50 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर के और 100 क्वेश्चन सेकंड पेपर के एक साथ देने हैं। हालाँकि दोनों के सेक्शन अलग-अलग होंगे। जो फर्स्ट पेपर के 50 क्वेश्चन होंगे वो एक साथ दिए होंगे आपको, फिर सेकंड पेपर के 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट से रिलेटेड वो आपको एक साथ दिए होंगे। तो इस तरीके का एग्ज़ाम पैटर्न है आपका नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नेट का या फिर जेआरएफ का। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये चर्चा करेंगे या देखने का प्रयास करेंगे कि फर्स्ट पेपर के लिए किस प्रकार का सिलेबस है और फर्स्ट पेपर को क्रैक करने के लिए हमारी सही रणनीति क्या हो सकती है। फर्स्ट पेपर इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नेट या नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। जब तक आप फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर नहीं करते हैं तब तक आपकी नेट क्वालिफाई करने की जो कह सकते हैं चांसेस है वो कम हो जाते हैं। क्योंकि सब्जेक्ट तो जो भी बच्चा मास्टर डिग्री किया है, मास्टर ऑफ आर्ट यानी जिस सब्जेक्ट्स में वो मास्टर किया है, तो सारे बच्चों ने अगर मास्टर किया है तो ज्योग्राफी तो उन्होंने अच्छे से पढ़ा है, सब्जेक्ट तो सब लोगों ने अच्छे से पढ़ा है। समस्या कहाँ से आती है? सेकंड पेपर से। अगर आप सेकंड पेपर में अच्छा स्कोर नहीं करते हैं तो आप 1, 2, 4, 5, 6 नंबर से नेट या जेआरएफ क्वालिफाई करने से चूक जाते हैं। इसलिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पेपर पे फोकस करेंगे, उसके बाद हम लोग सेकंड पेपर पे फोकस करेंगे। हालाँकि दोनों क्लासेस हम लोग साथ में लेके चलेंगे। तो जो इस बैच का जो हमारा टारगेट होगा, क्योंकि 19 जून को हमारा एग्ज़ाम है, तो अब इसके लिए तो हम ज़्यादा प्रयास नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ या मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि जो दिसंबर में आने वाला एग्ज़ाम है, दिसंबर 2023 का जो एग्ज़ाम है, अगर आप लोग सही तरीके से, सही रणनीति से तैयारी करते हैं और जिस प्रकार से मैं कह रहा हूँ उस प्रकार से आप कोशिश जारी रखते हैं, तो दिसंबर 2023 में 100% आप लोगों का नेट होने वाला है और जो बच्चे ज़्यादा मेहनत करेंगे उनका जेआरएफ भी होने वाला है। ठीक है? तो उम्मीद करते हैं कि आपको अभी तक जो बताया गया वो चीज़ें समझ में आ गई कि यूजीसी नेट क्या होता है, जेआरएफ क्या होता है और ये किस लिए होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर क्या होता है, ये किस तरीके से ये एग्ज़ाम कौन कंडक्ट कराता है और एग्ज़ाम में कौन-कौन सी चीज़ें, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है या फिर कितने क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पेपर फर्स्ट के सिलेबस को लेकर और उसके बाद फिर अगला वीडियो आपका होगा पेपर सेकंड के सिलेबस का। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू। लगे रहिए और तैयार रहिए। थैंक यू।